हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। ओके, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ: टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। तो ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है ये कहाँ पर लाई करता है? ये हमारा टॉरिड जोन यानी इक्वेटर के पास जो एरिया है वहाँ पर लाई करता है। Now look at the picture and answer the questions. Which part of the earth is getting direct sun rays? कौन से एरिया में मिल रही डायरेक्ट सन रेज बच्चों? इक्वेटर पे. What is the climate of that area? That area has hot and wet climate. Which area is hotter? The small area receiving the direct rays or the large area receiving oblique रेज? तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ऑब्लिक रेज हैं, जैसे हमने जब टॉर्च डाली थी और वो ओवल शेप का निशान बना दिया था उसमें, और उसकी जो आउटलाइन थी वो भी डिमिनिश हो गई थी, लाइट लाइट आउटलाइन हो गई थी। तो इसका मतलब डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पर पड़ती है या डायरेक्ट टॉर्च की लाइट ज़्यादा जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर तेज़ लाइट पड़ रही है ना? तो कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट पड़ेगी, कहाँ पर ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा? इक्वेटर पे, बिकॉज it is closer to the sun and gets the direct sunlight. The equatorial forest region is found on the both sides of the equator. This region falls in the torrid zone and is very hot and wet. अब आप यहाँ पर मैप में देखिए. If you look at the map carefully, you can see that the places and continents that fall in this region are South America, Africa, and Southeast Asia. In South America, the countries that fall in this region include Ecuador, Colombia, and Brazil. In Africa, the countries of Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, and Congo are located in this region. Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, and parts of Thailand in Southeast Asia also lie in this region. क्लाइमेट, अब हमने पढ़ लिया कि कौन से एरियाज जो हैं वो अर्थ पे यहाँ लाई कर रहे हैं. अब यहाँ कैसा क्लाइमेट रहता है? अब जैसे हमने कहा हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है. हॉट एंड वेट क्यों रहता है? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं. तो अब यहाँ ये हमें क्लाइमेट जानने के बारे में कह रहे हैं. देखिए पढ़ते हैं. दिस रीजन इज फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर की दोनों साइड पे ये लाई करता है. इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. मतलब पूरे साल यहाँ पर एक सा मौसम रहता है. समर और विंटर में यहाँ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि इक्वेटर पे हमेशा मैक्सिमम सनलाइट थ्रू आउट द ईयर पड़ती है. द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, बिकॉज जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज़्यादा वाटर वेपर हमारी एयर में रहेंगे. वाटर वेपर अगर ज़्यादा रहेंगे एयर में तो ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहेगी, बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स. कहाँ से इवेपोरेट करता है? रिवर्स से, पॉन्ड्स से, प्लांट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. ये क्लाउड्स बना देता है. दीज क्लाउड्स राइज स्लोली एंड अराउंड 4 o'clock in the afternoon rainfall occurs along with thunderstorm. This type of rainfall is typical to the equatorial region and is known as tropical thunderstorm. There is no winter season here. ओके, तो अब यहाँ कैसा क्लाइमेट रहता है? यहाँ पर क्या होता है बेटा, डेली ही सुबह से ही यहाँ पर जो है वो हीट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है ना? तो यहाँ पर क्लाइमेट को समझते हैं कि ये कह रहे हैं कि रोज़ शाम को यहाँ पर 4 बजे बारिश होती है. कैन यू इमेजिन, यहाँ पर रोज़ शाम को बारिश होती है? क्या होता है यहाँ पर बेटा कि रोज़ सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ पर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो शुरू हो जाती है. और जैसे ही वो सरफेस जो हीट अप होने लगती है, उसकी वजह से जो मॉइस्चर यहाँ वहाँ पर क्रिएट होता है वो धीरे धीरे इनविजिबल वाटर वेपर जो है वो स्काई में जाने लगता है. अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर जो एयर है, जो हम कहते हैं कि भाई ये तो भाई सी के पास है या ओशन के पास है, तो वहाँ से ब्रीज आनी चाहिए थी. लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर हीट जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ पड़ती है कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो भी उतना ही हीट अप होने लगता है. लैंड से थोड़ा कम होता है मगर वो भी हीट अप होने लगता है. वो मूवमेंट थोड़ा थोड़ा जो मॉर्निंग में शुरू होता है वो दोपहर तक आते आते बिल्कुल रुक जाता है. बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं रहता एयर में, बिकॉज जो सी का या ओशन का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट उतना ही अर्थ का जो सरफेस है उसका भी वहाँ पर वही टेम्परेचर हो जाता है. तो फिर जो मूवमेंट है वो जो सी ब्रीज वाला या लैंड ब्रीज वाला जो मूवमेंट है हमारा वो खत्म हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं है. तो यहाँ पर जो क्लाउड्स बनते हैं, नॉर्मल जगह पर जब भी आपके क्लाउड्स बनते हैं तो वो
एक सेकेंड मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो जब भी वाटर जो है वो जब राइज़ करता है तो वो जो क्लाउड्स बनते हैं उसमें जो फिर एयर का मूवमेंट आता है, उसकी वजह से वो क्लाउड्स जो है वो मूव करने लगते हैं। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ये हल्के क्लाउड्स होते हैं, पतले क्लाउड्स होते हैं, थिन क्लाउड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब क्लाउड्स बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी लैंड है और ये आपका सी है, और यहाँ पर दोनों जगह ही टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट बराबर हो गया, तो मूवमेंट ऑफ एयर अब नहीं है। उस मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होने की वजह से यहाँ पर जब हीट की वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर 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 और क्लाउड फॉर्मेशन होते जाता है, इसके ऊपर और क्लाउड फॉर्मेशन, इसके ऊपर और क्लाउड फॉर्मेशन, और ये क्लाउड फिर इतना भारी हो जाता है कि ये मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि अब ये हीट अप होता ही जा रहा है, 2 बजे से 3 बजे तक तो एकदम मैक्सिमम जो इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट होता है एकदम, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हीटिंग होती है वो 2 बजे से 3 बजे तक होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो क्लाउड है वो इतना बड़ा हो जाता है, इस क्लाउड को हम क्या कहते हैं, किंग क्लाउड या क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो मतलब इकट्ठा हो रहा है, निम्बस मतलब बहुत बड़ा क्लाउड। ये जब मैक्सिमम आपका साइज हो जाता है क्लाउड का, फिर धीरे धीरे 3 बजे के बाद क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझो। तो धीरे धीरे 3 बजे के बाद फिर क्या होता है, टेम्परेचर अब डाउन जाने लगा। तो जैसे टेम्परेचर डाउन जाने लगा तो क्लाउड्स जो अभी वेपर स्टेज में थे, अब वो प्रॉपर आइस क्रिस्टल्स उसमें फॉर्म होने लगे। आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगे क्योंकि ऊपर हाइट पे टेम्परेचर लो हो जाता है, तो क्योंकि वो भारी होने लगे तो अब क्या होगा, वो रेन शुरू होगी। तो जैसे जैसे हम 4 बजे के पास पहुंचते हैं तो तब तक क्लाउड्स इतने भारी हो जाते हैं कि एकदम से डाउनपोर शुरू हो जाता है, और वही पानी जो पूरे दिन में 3 बजे तक ऊपर चढ़ रहा था वो सारा पानी एक साथ नीचे आ गिरता है। बाय द लेट आफ्टरनून द क्लाउड्स जो हैं वो सारे फिजिकली ओवर सेचुरेट हो चुके होते हैं, और सारा जो पानी है वो ड्रॉपलेट्स की तरह फिर धीरे धीरे एकदम, और फिर बहुत तेजी से वायलेंट डाउनपोर होता है, और सारा जो है लाइटनिंग और थंडर के साथ पूरा बारिश ही बारिश, पूरा पानी ही पानी हो जाता है। इस बारिश को हम कन्वेक्टिव रेनफॉल भी कहते हैं, या फिर 4 o'clock रेन भी कहते हैं, जो यहाँ पर डेली होती है। ठीक है, और यहाँ पर कोई विंटर सीजन नहीं होता, देयर इज नो विंटर सीजन। अब आप देखो यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है तो आप सोचो वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ तो मतलब पौधे इतने खुश रहते होंगे कि पानी पानी हमारे पास तो बहुत सारा है ना। तो एज द रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देयर इज लग्जरी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज, मतलब फैले हुए एकदम खुशी से झूमते हैं ना, जैसे बारिश आ जाती है तो कितने खुश हो जाते हैं पौधे, सारे एकदम हिलने लगते हैं जोर जोर से। ऐसे ही वहाँ पर क्या है, वहाँ तो हमेशा ही बारिश हो रही है तो हमेशा ही वहाँ पर लश ग्रोथ रहती है एकदम। हाउएवर दीज ट्रीज ग्रो, bear fruits and shed leaves during different times of the year, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। तो कभी किसी का ऑटम सीजन चल रहा होता है, कभी किसी का ऑटम सीजन चल रहा होता है, तो कभी किसी की लीव्स झड़ रही होती है, कभी किसी की लीव्स झड़ रही होती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर इतनी वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, इसलिए कभी भी वहाँ पर जंगल सूखता है ही नहीं, कोई ना कोई पेड़ हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, इसलिए ऐसे फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। This ensures that all trees do not shed their leaves at the same time, and thus the name evergreen is given to this kind of forest. A typical feature of this region is that the forests have several layers. अब यहाँ जो ये forest हैं, इनकी several layers होती है। जो evergreen forest होते हैं वो 4 लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जो पहला लेयर है आपका ज़मीन से हम काउंट करें वो है फॉरेस्ट फ्लोर। इसमें क्या होता है, दिस लेयर यूजुअली हैज़ द डिकम्पोज लीव्स, जो भी लीव्स गिर रही है ऊपर से नीचे, फ्रूट्स गिर रहे हैं ऊपर से नीचे। तो एक तरह से आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से शायद सेकेंड नहीं थर्ड क्लास में आप लोगों के था कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, है ना। तो कंपोस्ट कैसे बनता है, आप लोग सारी सब्जी के छिलके और जो भी आपके पास वेजिटेबल के छिलके या ऐसी सब चीज़ होती है उसको मिक्स कर देते हैं, फिर उसको मिट्टी के साथ मिला के रख देते हैं कई दिन के लिए। तो थोड़े दिन बाद वो बहुत ही रिच, न्यूट्रिएंट रिच जो है वो कंपोस्ट बन जाता है। उसको आप अगर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करें तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर नेचुरली हो रहा है, यहाँ पे कि लीव्स भी गिर रही है, फ्रूट्स भी गिर रहे हैं, ज़मीन में मिल भी रहे हैं, वो सॉइल के साथ मिक्स भी हो रहे हैं, तो उनको नेचुरल कंपोस्ट ही यहाँ पर मिल रहा है। So fruits that have fallen from the upper layer as there is very little sunlight, लेकिन इतने घने हैं ये पेड़ कि नीचे सनलाइट तो पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि नेचुरल कंपोस्टिंग एरिया बन गया है, मगर यहाँ प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते नीचे वाली लेयर पे। तो मतलब घास वगैरह ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मशरूम वगैरह ये सब मिलेंगे। As there is very little sunlight here, the growth of the plant is poor. The layer above it is known as the understory. अब उसके बाद आते हैं हम understory layer पे। understory layers में क्या होते हैं, shrubs होते हैं, फर्न्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, जो फैले रहते हैं आप ज़मीन पे जो चलते हैं, जैसे वाटरमेलन वगैरह, एंड ऑर्किड्स होते हैं। अबव दिस लेयर द टॉल ट्रीज फॉर्म एन अम्ब्रेला लाइक लेयर कॉल्ड द कैनोपी। अब इसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर जो कैनोपी लेयर होती है।
अब इस पे क्या होता है, जो वाइन्स होते हैं आपके, जैसे ग्रेप्स और इस तरह की जो चीज़ें होती है जो ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंबर्स जिनको आप कहते हैं, वो इन ट्रीज के ऊपर चढ़ जाते हैं, अदरवाइज नीचे उन्हें सनलाइट नहीं मिलती है. Climb the tall trees to reach the sunlight that cannot penetrate the forest due to thick canopy above them. और फिर लास्ट जो हमारी लेयर होती है वो होती है द इमर्जेंट लेयर. द tallest trees make the emergent layer. The trees in this layer receive a lot of sunlight and rain. यही हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो बाकी छोटे हल्के पौधों को बचाए रखती है. Now we come to the wildlife. The equatorial forest is a natural habitat of variety of animals. जितनी तरह के यहाँ पर पौधे आप और पेड़ आपको मिलेंगे उतनी ही variety of animals भी यहाँ पर है. The equatorial forest is natural habitat for variety of animals, birds and amphibians. Many animals and birds such as monkeys, chimpanzees, flying foxes, flying squirrels, etc., live on trees. They all live in different layers of the forest. In the water bodies, crocodiles, alligators, snakes, and turtles are found. The famous anaconda snake is found in Amazon basin in South America. But unlike movies, वो इतना बड़ा स्नेक नहीं होता कि ह्यूमन को खा सके. ठीक है, ये बस आपको मूवी में ऐसे दिखाते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. मूवीज़ में जैसे आपको दिखाया 40 फीट का होता है, वो नहीं, 40 फीट का नहीं होता है. इट इज़ ओनली 20 to 26 फीट या 6 to 8 मीटर्स का ही होता है बस ये. और ओके, अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिश आर ऑल्सो फाउंड हेयर. कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सच एज toucans, hummingbirds, macaws and parrots are found in these forests. अब मकाओ देखो आप कितना प्रिटी होता है. ह्यूमन लाइफ. द इक्वेटोरियल रीजन्स हैव डेंस फॉरेस्ट विच हिंडर सेटलमेंट. तो अब यहाँ पर बड़े बड़े घर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ट्राइब्स हैं जो इन फॉरेस्ट में रहती हैं. लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर दीज ट्राइब्स. मलेरिया इज़ वेरी कॉमन बिकॉज आपको पता है इतना सारा पानी वहाँ पर रहता है कि मच्छर वगैरह बहुत ग्रो कर जाते हैं. तो मलेरिया इज़ वेरी कॉमन इलनेस हेयर. सम ऑफ दीज ट्राइब्स सच एज Semangs of Malaysia, Kubus of Sumatra, Pygmies of Congo basin are nomadic tribes who spend their life hunting and gathering. Others, such as Dayaks of Borneo, Bantus of Zaire, Democratic Republic of the Congo, and Amazon Indians, form the farming communities. Most of them practice shifting agriculture. Okay, so what kind of agriculture we found here? We find shifting agriculture. Shifting agriculture में क्या होता है? Under this system, they clear a piece of land. जैसे उन्होंने एक piece of land select किया, फिर वहाँ से वो पेड़ों को काट देंगे, हटा देंगे, उनकी लकड़ी तो घर बनाने में यूज़ कर लेंगे क्योंकि अब रहना भी यहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी झोपड़ी वोपड़ी बना लेंगे, और बाकी जो एरिया है उसको बर्न कर देते हैं. बर्न करने के बाद जो एशेज होती है वो एक तरह से न्यूट्रिएंट का काम करती है इनकी क्रॉप्स के लिए. तो ये वो वहाँ पर ग्रो कर लेते हैं, और ज़्यादातर ये जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप्स को वहाँ पर ग्रो करते हैं और खाते हैं. बाकी फ्रूट्स वगैरह और ये सब तो वो गैदर कर ही लेते हैं, और एनिमल हंटिंग करते हैं, उससे उनको प्रोटीन वगैरह मिल जाता है. तो ये सब वो खा के ज़िंदा रहते हैं. फिर 2-3 साल में उस जगह का नरिशमेंट जो है वो ख़त्म होने लगता है, तो फिर ये वहाँ से फिर दूसरी जगह चले जाते हैं. इसलिए इस एग्रीकल्चर को हमने क्या कहा? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. Which the fertility of the land diminishes and they move to a new area. Now we come to the plantation agriculture. अब ये तो shifting agriculture था जो यहाँ के जो native people हैं उन्होंने introduce किया था. दूसरा होता है plantation agriculture. यहाँ पे ये किसने introduce किया? ये यूरोपियंस ने introduce किया जो यहाँ पर आए थे समुद्र के द्वारा, और फिर यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, यहाँ से ट्रेड करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीका में उन्होंने यहाँ पर मैथड क्रॉप्स को ग्रो किया ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पसेस. जो मेन क्रॉप्स यहाँ पर वो ग्रो करते हैं उनका नाम है टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोआ. The knowledge of India. Ancient texts like Vedas and Puranas, as well as Ayurvedic practices, highlight the significance of forests and medicinal value of various plants and herbs. As you can see here, there is a member of Bantu tribe. Let's discuss what are the different types of agriculture practiced in equatorial forest. देखा आपने यहाँ पर shifting agriculture and plantation agriculture. Did you know a blood-sucking fly called the tsetse fly is very common in this region? It causes sleeping sickness. What is sleeping sickness? स्लीपिंग सिकनेस जो होती है ये सीसे फ्लाई से कॉज होती है.
It is a life-threatening parasitic disease which is transmitted to the humans through the bite of this fly. And if this is left untreated, the disease is almost always fatal because the parasites eventually invade the central nervous system and disrupts the brain sleep wake cycle. तो आपका सोना जगना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. Values and life skills. The plant life in equatorial region teaches us that to survive, one has to adjust to one's surroundings. What are the different ways in which we can adjust to different seasons? What do we change? Change our lifestyle, we change our clothing style, we change our eating habits. Let's recall. The equatorial region falls in the torrid zone and lies on both sides of the equator. Region is hot and wet and rainfall occurs along with the thunderstorms in the afternoon. The large variety of plants is found here. They have different growing and shedding seasons. Trees in equatorial forests grow in different layers. Equatorial forests are full of bright and colorful animals. The tribes found in these dense forests practice food gathering, hunting, and shifting agriculture. Okay, let's do the question answers. How many layers of trees are there in equatorial forest? 4. What is the lowest layer? Forest floor. In which continent is the Amazon basin located? South America. Which of these are found in the equatorial forests? All of these. Where are the pygmies found? Congo basin. 4 o'clock in the afternoon. Thunderstorms occur. Hot and wet region. Luxuriant growth of plants. Shifting agriculture practiced by Amazon Indians. Plantation agriculture introduced by Europeans. Plantation crops. Tea and coffee. The equatorial region is found in the frigid zone. False. The equatorial forest region receives the direct rays of the sun. True. In the equatorial forest region, the trees grow and shed leaves at the same time. False. Tallest trees form a canopy. False. In plantation agriculture, crops are grown for commercial purposes. True. This is also called 4 o'clock rain. Tropical thunderstorm. Forests where all trees do not shed their leaves at the same time. Evergreen. Famous snake found in the Amazon basin. Anaconda. These are grown on large scale for commercial purposes. Plantation crops. This is a common illness in the equatorial region. Malaria. Okay, so our chapter is completed now. And if you need the question answers, please write in the comment section and I will make the series on question answers as well. मैं बनाती नहीं हूँ because every teacher has their own style to get the questions done, but still if you need any help, please write in the comment section. Thank you for being with me. We'll meet in the next chapter. Okay, bye bye.